जय हिंद दोस्तों। वेव गुरुकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जंतु कोशिका के बारे में देखा था। ठीक है, अभी हम लोग पादप कोशिका के बारे में देखते हैं। चलिए आइए। ठीक है, प्लांट से पादप कोशिका। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग जंतु कोशिका देखे थे उसमें हम लोग समझे थे कि वो गोल होता है। ठीक है, उसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन इसका आकार चौकोर होता है। ठीक है, जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो कैसा होता है, चौकोर होता है। डबल लेयर क्या होता है, चलिए ये जंतु कोशिका के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आइए, अब इसके पहले जो हम लोग समझे थे उसमें क्या समझे थे कि जंतु कोशिका पादप कोशिका के बारे में समझते हैं। सॉरी, इसके पहले जो हम लोग समझे थे उसमें समझे थे कि जो जंतु कोशिका था उसमें सिर्फ अंदर वाला ये कोशिका झिल्ली था। सिर्फ क्या था, कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी इसमें तो कोशिका झिल्ली इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, यह अर्धपारगम्य होता है। इसका अर्धपारगम्य होने का मतलब यह होता है कि इसमें से कुछ पदार्थ जो होता है अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लवण, जल, ये सब कुछ पदार्थ जो होता है ना, इस कोशिका से दूसरे कोशिका में आ जा सकता है, इसलिए ये अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, अर्धपारगम्य में किसके बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, ये हो गया था हम लोग इसके पिछले वाले कोशिका जो जंतु कोशिका था उसमें हम लोग इसको कोशिका झिल्ली के बारे में समझ लिए थे। ठीक है, कोशिका झिल्ली की जब बात करेगा तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। ठीक है, और इसके बाद जो ये बाहर वाला परत दिख रहे हैं जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल इंग्लिश में कहते हैं। सॉरी, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर किसी को कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश कोई चीज है जिसका हिंदी मैंने लिखा है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अभी हम बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली जो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे जंतु कोशिका में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में। यह कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। यह कोशिका भित्ति जंतु वाला कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ किस में पाया जाएगा, पौधों वाला कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, तो यह जो कोशिका भित्ति होता है यह बना होता है सेल्यूलोज का। किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। और इसके पहले जब हम लोग आप लोगों को समझाए थे ये कोशिका झिल्ली, तो इसके बारे में हमने बताया था कि यह कोशिका झिल्ली जो है यह बना होता है प्रोटीन यानी लिपिड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति की। ठीक है, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, जो प्लांट यानी पौधों को शेप साइज एकदम फिक्स एक निश्चित आकार देने का काम करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पौधों को एक निश्चित आकार देने का काम करती है, जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, यह अब इसके अंदर यह कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसमें भी जो हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में देखे थे जो जंतु सेल था उसमें भी जीव द्रव्य पाया गया था। ठीक है, ठीक है, इसमें भी जीव द्रव्य आपको पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये जीव द्रव्य जो था इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था कि इसका खोज पुरकीजे ने किया था। यह एक प्रकार का जल होता है, इसके अंदर वसा, कार्बनिक पदार्थ, लवण, प्रोटीन सब कुछ पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 80% भाग इसमें क्या होता है, जल होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का पानी है। ठीक है, यह एक प्रकार का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम ये जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। कोशिका द्रव हम किसे कहते हैं, जो कोशिका के अंदर रहता है ना, जो पानी यानी कि जो जल कोशिका के अंदर रहता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और जो इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है
उस केंद्रक में जो द्रव रहता है उसे हम केंद्रिका द्रव कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने कल समझ लिया था, ठीक है। लेकिन विशेष थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर जीव द्रव्य लिख देते हैं आप लोग को, ताकि फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है। जीव द्रव्य आप लोग को समझाई दिए थे कि 80% भागीय जल होता है, एक प्रकार का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। अब ये जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, तो केंद्रिका द्रव और दूसरा कोशिका द्रव। केंद्रिका द्रव और दूसरा कौन सा होता है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक है। ये 2 प्रकार का हो गया जीव द्रव्य। हम इसके बारे में समझ लिए थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। जिसको अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो वो पीछे वाले सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने इसके बारे में पूर्ण रूप से समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब हम इसके अंगों के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने समझा था कि जो जीव द्रव्य, जो पादप कोशिका नहीं, जंतु कोशिका था, उसमें हमने समझा था उसमें अंग जो था माइटोकॉन्ड्रिया था। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, क्योंकि दोनों में ऊर्जा की बनाने की जरूरत होगी। जो ऊर्जा की जरूरत जो है पादप को भी होती है और जंतु को भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जंतु में भी पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और पादप में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। कुछ बातें जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एम जो लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझिएगा। एम मतलब जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एम का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है। लेकिन उस वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। वो पूर्ण रूप से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कभी कभी एसएससी या बीपीएससी बैंकिंग के एग्जाम में कुछ चीजें चेंज कर देता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में अल्टमैन न दे करके कोलिकर दे देता है, ठीक है। अल्टमैन न दे करके क्या देता है, कोलिकर। तो हम यहाँ पर ये तीर का निशान दे करके लिख रहे हैं कोलिकर, ठीक है। तो जब कोलिकर की बात आती है तो कभी कभी बुक में आप लोग देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है ये कोलिकर ने भी किया था, ठीक है। ये कोलिकर ने भी किया था, लेकिन इसके बाद जो है इसका कोशिका का जो कोशिका बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो अल्टमैन ने किया था, ठीक है, 1890 में। लेकिन कोलिकर ने इसके पहले ही 1880 ईस्वी में इस कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। और जब ये अल्टमैन ने खोजा था तो उन्होंने बताया था कि कोशिका एक बायोब्लास्ट की तरह दिखता है। ये नाम उन्होंने दिया था, किसने दिया था, बायोब्लास्ट, तो अल्टमैन ने दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर कोशिका के बारे में बात करेगा तो कोलिकर नहीं बताया था, कोशिका बोल रहे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया था, तो ये कोलिकर ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग होता है, ठीक है। ये किसने बताया, सबसे पहले कोलिकर ने बताया था, ठीक है। और कोलिकर के बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक आए थे अल्टमैन, उन्होंने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया और उसका नाम बायोब्लास्ट दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के इसका नाम दे दिया, ठीक है। कोलिकर, दूसरा जो नाम था वो था अल्टमैन, ठीक है, अल्टमैन, ठीक है। इन्होंने 1890 में इसका खोज किया था, इसके बारे में बताया था और बायोब्लास्ट नाम दिया था। इसका नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट। यहां पर लिख देते हैं बायोब्लास्ट, ठीक है। ये किसने दिया था, तो अल्टमैन ने दिया था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कोलिकर है इनके बारे में समझते हैं कि कोलिकर ने क्या कहा था। कोलिकर ने कहा था कि जो कोशिका है ये, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का, नाम इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। एक कोई अंग है जो पाया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले देख करके सूक्ष्मदर्शी में कोलिकर नहीं बताया था। कब बताया था, तो 1880 ईस्वी में बताया था कोलिकर ने, ठीक है। 1890 में अल्टमैन ने बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, तो वो एक और वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था बेंडा। क्या नाम था, बेंडा। आप लोग को कभी बुक वगैरह में देखने को मिला होगा, जिसका नाम होता है बेंडा। क्या नाम होता है, बेंडा। हम इधर लिखते हैं इसको, इसका तीर का निशान लेकर के इधर बेंडा। नामकरण, किसका नामकरण किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण इन्होंने किया था, ठीक है। अब कब किया था नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने, तो 1898 ईस्वी में। कब किया था, 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया रखा था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था, तो बेंडा ने रखा था।
कब रखा था? 1898 ईस्वी में, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोग को नहीं बताया था, जो इस वीडियो में हम आप लोग को पूर्ण रूप से समझा दिए, ठीक है। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के बारे में क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उसका नाम क्रेब्स रखा हुआ है, ठीक है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाता है। एक ग्लूकोज जो होता है वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया था, ठीक है। अब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम समझते हैं ई, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने ई आर के बारे में भी समझा था, ठीक है। ई आर का काम क्या होता है? यह ई आर जो है ये कोशिका में कंकाल का काम करता है, यानी कोशिका में एक प्रकार का हड्डी के रूप में रहता है और कोशिका को शेप साइज देने का काम ई आर करता है, ठीक है। अब यह ई आर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। यह ई आर कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है स्मूथ ई आर, दूसरा होता है रफ ई आर। यह स्मूथ ई आर और रफ ई आर जो है इसका काम क्या है? ये स्मूथ जो है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये स्मूथ जो होता है इसका काम है वसा का निर्माण करना, ठीक है। क्योंकि इस स्मूथ ई आर के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका काम क्या है? स्मूथ ई आर का, स्मूथ ई आर यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्मूथ ई आर, ठीक है। स्मूथ ई आर। और एक ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में हमने आप लोग को बताया था कि रफ ई आर, रफ ई आर, ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में समझते हैं कि जो स्मूथ ई आर होता है, इस ई आर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। किस वाले अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर? तो स्मूथ वाला जो होता है मुलायम वाला अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए राइबोसोम नहीं पाए जाने के कारण यह वसा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? वसा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रफ ई आर। ये खुरदरा होता है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब यह जो रफ ई आर है यह खुरदरा होने की वजह से इस पे राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब जब राइबोसोम इस पे पाया जाएगा तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो जब प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, तो रफ ई आर भी किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। तो ये आप लोगों को दोनों याद रखना है, ठीक है, कि स्मूथ ई आर जो है वो किसका निर्माण करेगा? वसा का, ठीक है। और जो रफ ई आर है ये किसका निर्माण करेगा? तो प्रोटीन का, ठीक है। ये हम लोगों ने ई आर के बारे में यहाँ पर भी समझ लिया, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने समझ लिया था, ठीक है। अब हो गया ई आर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, राइबोसोम। यहाँ हम इसको अब शॉर्ट फॉर्म में हम सब चीज को लिख रहे हैं, जैसे ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग इसको समझिएगा, जहां समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका, और आर मतलब राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में हम समझते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन करता है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम। क्योंकि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। अब ये तो प्रोटीन का निर्माण करने का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यह राइबोसोम जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ठीक है। अब इसके बारे में भी हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया है कि राइबोसोम कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? तो 70S और 80S, 70S और 80S, ठीक है। अब 70S और 80S के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है वो होता है अविकसित कोशिका, यानी अविकसित कहने का मतलब इस कोशिका में कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम अविकसित कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विकसित कोशिका, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। अगले हम इस पादप कोशिका के बाद हम लोग समझेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, अलग से हम उसके बारे में सेपरेट वीडियो आप लोग को बना देंगे, ठीक है। अभी विशेष हम समझते हैं पादप कोशिका के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम में 70S 80S पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। 70S में कौन सा किस कोशिका में पाया जाता है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में यानी अविकसित में, और जो 80S होता है वो पाया जाता है विकसित कोशिका में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया राइबोसोम। अब हम बात करते हैं गल्जी बॉडी की, ठीक है। यह गल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ठीक है। गल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना, यानी कि कोई भी चीज, मान लीजिए इसमें वसा बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, खनिज पदार्थ, लवण, कुछ भी चीज है ना, तो मान के चलिए कि सभी अंग इसमें है। अब सभी अंगों को कुछ ना कुछ की जरूरत होगी, जब काम कर रहा है तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन कहाँ से मिलेगी? यही सब चीजों से मिलती है।
तो उसको जब भोजन चाहिए तो यहाँ से, जैसे ये राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन यहाँ राइबोसोम बना रहा है, तो क्या ये खुद से प्रोटीन ले जाएगा किसी के पास पहुंचाने के लिए? किसी अंग के पास नहीं। अब ये यहाँ कौन पहुंचाएगा? तो इसके पास से प्रोटीन लेकर के पहुंचाने का काम यह गल्जी बॉडी करेगा। यहाँ से यह प्रोटीन को लेकर के राइबोसोम के पास से और पहुंचा देगा, किसी भी अंग के पास जरूरत होगी तो पहुंचाने का काम कौन करेगा? यह गल्जी बॉडी। यानी कि गल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करना। गल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करना, संचार, यानी कि संचार मतलब समझ रहे आप लोग, यातायात। तो यही काम किसका होता है? गल्जी बॉडी का। ये भी हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। अब हम बात करते हैं ये किसका खोज किसने किया था, ये सब हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर लेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। गल्जी बॉडी सबको समझ में आ गया। अब आते हैं गल्जी बॉडी के बाद जो होता है वो होता है सेंट्रोसोम। तो अभी हम जब सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रोसोम, ध्यान से सुनिएगा, यह सेंट्रोसोम जब हम बात करते हैं, यह सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? विभाजन करना। तो विभाजन करने के लिए सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है, विभाजन का काम। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि सर पादप कोशिका में विभाजन करेगा कौन? तो पादप कोशिका में विभाजन का काम सेल प्लेट करते हैं। पादप कोशिका में विभाजन का काम कौन करता है? सेल प्लेट करते हैं, ठीक है। यानी कि सेंट्रोसोम के जगह पर पादप कोशिका में सेल प्लेट पाया जाता है जो कि विभाजन का काम करता है, ठीक है। चलिए, अब यह विभाजन का काम कर दिया, सेंट्रोसोम के जगह पर यहाँ पर सेल प्लेट पा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम। लाइसोसोम भी इस वाले पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या होता है? जो मरी हुई जो कोशिका काम नहीं कर रही है, जो कोशिका का अंग जो है वो खराब हो गया है, उस खराब अंग को उसमें पाया जाता है लाइसोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम? लाइसोसोम में। तो वह लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम को कोशिका के जो अंग खराब हो गया उस अंग पर छिड़क करके उस अंग को मार करके बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। इसलिए उसमें पाया जाता है लाइसोसोम जंतु कोशिका में, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। इसके वैक्यूल्स के बारे में हम लोग राजधानी जिसे कहते हैं हिंदी में, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? यह पादप कोशिका में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मेन रूप से बिना, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स की बात करेंगे तो वैक्यूल्स जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जा सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसका होना, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में इसके बिना काम नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जल संचित रखने का काम होता है, पूरा जल संचित, ये बहुत बड़ा होता है इसका आकार, ठीक है। पादप कोशिका में इसका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब ये बड़ा होने में करता क्या है? अपने पास 90% भाग जल को रखता है। पानी जो होता है ना, इसी में स्टोर करके रखा गया होता है, ठीक है। जब कभी भी पादप को यानी कि प्लांट को जब जरूरत होती है जल की, तो इसी से वो जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो चलिए इसका काम तो हो गया जल ग्रहण करना। अब इसमें आप लोग ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है कि इसके बारे में आप लोग ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर इसको खोज इसका किसने किया था, ठीक है। इसका कोई खोज अज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, ठीक है, अज्ञात है, ठीक है। चलिए अब हो गया वैक्यूल्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे। अब बात करते हैं कि अब सारे हम हो गए, इसमें न्यूक्लियस बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो काम होता है सेम काम उसमें भी होता है, सेम काम इसमें भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये कोशिका का ब्रेन कहा गया है, ठीक है। ब्रेन कहने का मतलब सबको नियंत्रण करने का काम करता है। कोशिका में कौन सा काम कर रहा है, कौन अंग जो है काम कर रहा है, कौन अंग काम नहीं कर रहा है। अब कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो उसको यही डांट के बोलेगा काम करो जी, तो काम करने के लिए डांटेगा कौन? ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई अंग खराब हो गया, वो बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, तो यह न्यूक्लियस किससे बोलेगा? लाइसोसोम से। लेकिन इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं गया है, तो इसमें लाइसोसोम पाया नहीं गया है, तो ये खुद से सबको कंट्रोल करने का काम करता है और कहता है कि काम करो, काम करना जरूरी है, नहीं काम करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी समझ लिए थे, ठीक है। आइए अब इसके बाद इसका जो पादप कोशिका का मेन अंग होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब समझते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए उसका नाम जो होता है वो होता है प्लास्टिड, पी, यहाँ पर हम पी लिख दिए डिनोट करके। अब हम इसके बारे में आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड, ठीक है। हिंदी में इसे हम लवक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लवक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड, ठीक है। अब इस प्लास्टिड और लवक के बारे में हम समझते हैं। यह जो लवक है यानी कि जो प्लास्टिड है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहले का नाम क्या होता है? तो हरित लवक। पहले का नाम क्या होता है? हरित लवक, ठीक है। दूसरे का नाम क्या होता है? तो दूसरे का नाम होता है अवर्णित लवक। दूसरे का नाम क्या होता है?
अवर्णित लवक, ठीक है। तीसरे का नाम क्या होता है, तो तीसरे का नाम होता है वर्णित लवक, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, पहला कौन सा, हरित लवक, दूसरा कौन सा, अवर्णित लवक, तीसरा कौन सा, वर्णित लवक, ठीक है। अब इन सब का आप लोग को इंग्लिश का नाम चाहिए तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हरित लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक को ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए हम एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। हरित लवक का काम क्या होता है, हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना, ठीक है, ठीक है। अब हरित लवक की हम बात कर रहे हैं तो इसका काम क्या हो गया, भोजन का निर्माण करना, ठीक है। हरित लवक का काम क्या हो गया, भोजन का निर्माण करना, यानी कि यह पौधों में भोजन का निर्माण करेगा, कौन, तो हरित लवक, ठीक है। अब यह भोजन का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं कि अवर्णित का काम क्या होता है, यह भोजन को स्टोर करता है, ठीक है, यानी कि भोजन को स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा, अवर्णित लवक, यानी कि भोजन को क्या करता है, संचित करता है। संचित मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि स्टोर करता है, वह क्या करता है, संचित करता है, यानी कि स्टोर करता है, ठीक है। अब ये हो गया अवर्णित लवक, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णित लवक, यह भोजन में, यह पौधों में, पौधों को रंग प्रदान करने का काम करता है। तो रंग प्रदान कौन करेगा, वर्णित लवक, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि रंग प्रदान कौन करता है, वर्णित लवक। अब एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं कि हरित लवक का काम क्या होता है, तो यह भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अवर्णित यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो है, इसका काम क्या होता है, तो यह भोजन को स्टोर करता है, यानी कि बचा करके रखने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्णित लवक, तो यह भोजन में रंग, भोजन जो होता है, भोजन नहीं, पौधों में जो होता है, पौधों में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णित लवक करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो भोजन का निर्माण हो रहा है यह कहाँ हो सकता है, पौधों के किस भाग में हो सकता है। तो भोजन का निर्माण जो होता है वह पौधों के पत्ता और तना में होता है, पत्ता और तना में होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ता और तना में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो हम लोग बात कर लिए कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ता और तना में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भोजन का जो स्टोर किया जा रहा है, यानी कि भोजन को संरक्षित रखा जा रहा है, तो वो कहाँ पर होता है, तो यह भोजन का स्टोर होता है जड़ और फल में, यानी कि पौधे के सबसे शुरुआत भाग और पौधे का सबसे लास्ट भाग। तो पौधों का सबसे शुरुआत भाग कौन सा होता है, जड़ होता है। तो जड़ में क्या होगा, इसका जड़ में भोजन जो होगा स्टोर करके रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ रखा जाएगा, फल में। तो आप लोग देखे होंगे, इसको हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कि जड़ में कोई मूली, गाजर, ये सब कहाँ होता है, जड़ में। तो स्टोर करके भोजन कहाँ रख दिया, जड़ में रख दिया। और फल लास्ट में ही फलता है तो फल में भी रख दिया। तो दो जगह रखेगा, एक तो जड़ में रखेगा, आलू बैगन, बैगन नहीं, आलू, ये गाजर, मूली, ये सब जड़ में होता है, तो जड़ में स्टोर कर दिया एक तो, दूसरा फल सब लास्ट में जो होता है, फल निकल जाता है, उसमें रखता है। तो भोजन को स्टोर दो भाग में पड़ेगा, जड़ और फल में, ठीक है। और रंग प्रदान करने का काम जो है ये पौधों में करता है। तो जैसे आप लोग देखेंगे गाजर का, मूली का सब रंग जो होता है ये होता है, तो गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल होता है, ठीक है। तो ये आगे भी हम लोग समझेंगे। तो इन सबको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, जिसे हम वर्णित लवक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्णित लवक, ठीक है। ये पादप कोशिका का मेन अंग होता है, ठीक है। यही मेन काम करने का काम करता है पादप कोशिकाओं में, ठीक है। बाकी जितने अंग है सब सेम है। अब इसमें याद क्या रखना है कि इसमें पादप कोशिका की जब भी बात किया जाएगा तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, लेकिन बाकी जितने अंग हैं वो सारे अंग पाए जाएंगे। तो सारे अंग कौन कौन से पाए जाएंगे, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा, उसमें भी पाया जाएगा जंतु कोशिका में। दूसरा कौन सा, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका भी इसमें भी पाया जाएगा, उसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा और उसमें भी, यानी इसमें उसमें कहने का मतलब कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा, ये तीनों, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, गल्जी बॉडी दोनों में पाया जाएगा, नहीं तो गल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि सेंट्रोसोम जो होता है उसकी जगह पर इसमें क्या पाया जाएगा, सेल प्लेट पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रसधानी। तो रसधानी इसमें फिक्स है, इसमें तो पाया जाना जरूरी है एकदम, लेकिन उसमें कभी कभी किसी किसी केस में जंतु कोशिका में रसधानी नहीं भी हो सकता है, या फिर होता भी है तो बहुत छोटा आकार में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड। तो पौधे पादप कोशिका में सबसे मेन अंग प्लास्टिड होता है, जो कि 3 प्रकार का होता है, अभी आप लोग को हम समझा चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि कोशिका को कंट्रोल करने का काम दोनों में होता है, कोई ना कोई मेन ब्रांच होना चाहिए ना जी। तो मेन ब्रांच किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। सबको पूरे कोशिका कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, बाहरी अंग के बारे में हम लोग समझ ही लिए कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जिससे जो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली भी होगा, लेकिन कोशिका झिल्ली कहाँ होगा, कोशिका भित्ति के बाद होगा। यह कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, तो कोशिका के अंदर जितने भी कुछ पदार्थ होते हैं उन सबको बाहर अंदर जाने आने का भेजने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली, क्योंकि यह अर्धपारगम्य होता है। जय हिंद। चलिए अगले वीडियो में हम आगे समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका समझ लिए। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।